नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, बचपन से हमें सिखाया गया स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल हमें पैसे के लिए काम करना तो सिखाते हैं, लेकिन पैसा हमारे लिए काम कैसे करेगा ये क्यों नहीं सिखाते? बिल्कुल सही सवाल है आरके, और इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं रिच डैड पुअर डैड के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। आज हम उनकी एक ऐसी किताब को डिकोड करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। किताब का नाम है बिजनेस स्कूल। लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ साबुन तेल बेचने या लोगों को जोड़ने का काम है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि ये एक असली बिजनेस स्कूल है जहां आप वो स्किल सीखते हैं जो कोई भी MBA कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता। ये किताब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ खुद अमीर नहीं बनना चाहते, बल्कि दूसरों को भी अमीर बनने में मदद करना पसंद करते हैं। अगर आप लीडरशिप, सेल्स और असली दौलत के राज जानना चाहते हैं तो ये एपिसोड मिस मत कीजिएगा। तो चलिए बिना भारी भरकम फीस दिए असली बिजनेस की पढ़ाई शुरू करते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। ये एक श्रोता ने भेजा है, सूजन ने। अच्छा। हाँ, तो सूजन ने लिखा है कि वो अपने पति एलन को लेकर काफी परेशान है। किस बारे में? एलन ने हाल ही में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की है और सूजन को डर है कि कहीं ये कोई, जिसे कहते हैं, पिरामिड स्कीम तो नहीं है। ये चिंता तो बहुत आम है। बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि एलन अपना कीमती समय और अपनी पूरी एनर्जी किसी और को अमीर बनाने में लगा रहे हैं, और परिवार को शायद उससे कोई फायदा ना हो। एग्जैक्टली। तो सूजन के इसी सवाल के आधार पर आज हम इन स्रोतों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन, देखिए, किसी कंपनी को सही या गलत ठहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के लेखक नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस मॉडल को एक वायबल ऑप्शन क्यों मानते हैं। सही है। पर बात करेंगे पारंपरिक शिक्षा की कमियों पर और उन स्किल्स को समझेंगे जो वित्तीय स्वतंत्रता के लिए जरूरी बताई गई हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा किसी खास बिजनेस का प्रचार नहीं है। नहीं, ये एक मानसिकता की पड़ताल है। लेखक दो अलग अलग दुनिया दिखाते हैं ना। हाँ। एक है गरीब डैडी की सोच, नौकरी की सुरक्षा, पेंशन, एक स्थिर आय, ये सब सबसे जरूरी है। राइट। और दूसरी तरफ है अमीर डैडी की सोच, जिनका पूरा ध्यान वित्तीय स्वतंत्रता, संपत्ति बनाने और सबसे जरूरी सिस्टम विकसित करने पर है। वो बताते हैं कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उनका स्कूल से, कह सकते हैं, मोह भंग हो गया था। 15 साल की उम्र में? हाँ। उन्हें इस बात से बड़ी चिढ़ होती थी कि स्कूल में सफलता के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है, सिवाय पैसे के बारे में। ये तो है। उन्हें आज भी याद है कि कैसे वो बायोलॉजी क्लास में मेंढक का डिसेक्शन करते हुए सोचते थे कि ये मुझे अमीर बनने में कैसे मदद करेगा। हाँ, सवाल तो बहुत अच्छा है ना? ये एक बच्चे का सवाल लग सकता है, लेकिन ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये बहुत ही सटीक बात है। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें आइकन्स की पूजा करना सिखाती है, पर उनके पीछे का जो बिजनेस मॉडल है वो समझना नहीं सिखाती। लेखक थॉमस एडिसन का एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। हाँ, महान आविष्कारक। बिल्कुल। लेकिन लेखक के अमीर डैडी बताते हैं कि एडिसन की असली प्रतिभा बल्ब नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या थी? उनकी असली प्रतिभा थी उस बल्ब के चारों ओर एक सिस्टम और नेटवर्क बनाना। सिस्टम और नेटवर्क। हाँ, सोचिए, उस समय और भी कई लोग थे जो बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे। शायद कुछ ने बना भी लिया हो, लेकिन एडिसन ने समझा कि एक बल्ब अपने आप में बेकार है अगर लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने का कोई नेटवर्क न हो। सही बात है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इलेक्ट्रिक कंपनियां, ट्रांसमिशन लाइनें, मीटरिंग सिस्टम, ये पूरा ढांचा खड़ा किया। दूसरे लोग एक बेहतर मोमबत्ती बनाने में लगे थे और एडिसन पूरे शहर को रोशन करने का खेल खेल रहे थे। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो असली उत्पाद बल्ब नहीं, बल्कि बिजली का नेटवर्क था। एग्जैक्टली। और इसी से लेखक अपने मुख्य सिद्धांत पर आते हैं। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी नौकरी की तलाश करते हैं। ये सुनकर पहले तो लगता है कि ये लिंक्डइन कॉन्टैक्ट्स बनाने जैसी कोई बात है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है ना? हाँ, बहुत गहरी है। ये सिर्फ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स की बात नहीं है, ये उन लोगों के साथ जुड़ने के बारे में है जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो उन जगहों पर पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अच्छा, लेखक का मानना है कि आपकी आय अक्सर आपके 5 सबसे करीबी दोस्तों की औसत आय के बराबर होती है। ये मैंने भी सुना है।
तो ये एक इकोसिस्टम बनाने जैसा है जो आपको ऊपर उठाता है। अमीर लोग सिस्टम के मालिक होते हैं, जबकि बाकी लोग उस सिस्टम में काम करते हैं। यही मूल अंतर है। ये सिस्टम और नेटवर्क बनाने की सोच ही हमें लेखक के अगले बड़े आइडिया कैश फ्लो क्वाड्रेंट की तरफ ले जाती है। जी, ये असल में हमारी वित्तीय दुनिया का एक नक्शा है जो दिखाता है कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं। बिल्कुल। लेखक पैसे कमाने वाले लोगों को 4 श्रेणियों में बांटते हैं, ई, एस, बी और आई। ESBI, ठीक है। क्वाड्रेंट के बाईं तरफ है ई और एस। ई का मतलब है एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। कर्मचारी। इनके लिए सबसे जरूरी शब्द है सुरक्षा। एक सुरक्षित नौकरी, अच्छी तनख्वाह, फायदे। समझ गया। और एस? एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर। ये वो लोग हैं जो अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं। जैसे कोई डॉक्टर, वकील या दुकानदार। बिल्कुल। इनके लिए सबसे जरूरी शब्द है स्वतंत्रता या कंट्रोल। वे अपना काम बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए ई और एस बाईं तरफ। अब दाईं तरफ क्या है? दाईं तरफ है बी और आई। बी मतलब बिग बिजनेस ओनर, बिग बिजनेस ओनर यानी 500 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सिस्टम का मालिक। इनके लिए महत्वपूर्ण शब्द है लेवरेज। ये ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो इनके बिना भी चल सकते हैं। और आखिर में आई। आई यानी इन्वेस्टर, निवेशक। इनके लिए सबसे जरूरी शब्द है रिटर्न। ये पैसे से पैसा बनाते हैं। तो लेखक का पूरा तर्क ये है कि सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता बाईं ओर नहीं बल्कि दाईं ओर मिलती है, ई और एस में नहीं, बी और आई में। जी, और यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे में जाना सिर्फ नौकरी बदलने जैसा नहीं है। अच्छा। ये एक गहरा आंतरिक मतलब मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बदलाव है। ना सीखना होगा, अनिश्चितता को अपनाना होगा जी। जो उसकी मूल प्रवृत्ति के खिलाफ है। सही बात है। या एक एस जिसे हर काम खुद करने की आदत है, उसे बी बनने के लिए दूसरों को काम सौंपना और उन पर भरोसा करना सीखना होगा। हाँ, ये तो पहचान का संकट पैदा कर सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम सूजन और एलन की स्थिति पर वापस जाएं, हाँ। तो सूजन को शायद लग रहा है कि एलन ने बस एक साइड हसल शुरू किया है, हाँ। जो एस क्वाड्रेंट जैसा लगता है। हाँ, कि वो कुछ उत्पाद बेच रहे हैं। राइट। लेकिन लेखक के हिसाब से हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल असल में एक व्यक्ति को बी क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता दिखाता है। जी। इन दोनों में मुख्य फर्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मुख्य फर्क है लिवरेज के सिद्धांत में। लिवरेज। हाँ, एक एस क्वाड्रेंट का व्यक्ति जैसे एक डेंटिस्ट तभी पैसा कमाता है जब वो खुद काम करता है। अगर वो छुट्टी पर गया तो कमाई रुक गई। बिल्कुल। उसका समय सीधे सीधे पैसे से जुड़ा है। वहीं लेखक के अनुसार एक बी क्वाड्रेंट बिजनेस जैसे नेटवर्क मार्केटिंग एक डुप्लीकेटेबल सिस्टम पर आधारित होता है। डुप्लीकेटेबल सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसे कॉपी किया जा सके। यहाँ लक्ष्य सिर्फ उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो खुद से बढ़ता रहे। वो 500 लोगों का आंकड़ा इसीलिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस स्तर पर पहुंचकर सिस्टम व्यक्ति से बड़ा हो जाता है। आप अकेले काम नहीं कर रहे होते, आप पूरे नेटवर्क के समय और प्रयासों का लाभ उठा रहे होते हैं। यही एस और बी का सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, तो अगर बी क्वाड्रेंट में जाना इतना जरूरी है, तो सवाल उठता है कि पारंपरिक बिजनेस स्कूल या MBA प्रोग्राम इसमें मदद क्यों नहीं करते? लोग लाखों खर्च करके टॉप स्कूलों में जाते हैं। लेखक इस पर एक बहुत ही मजबूत तर्क देते हैं। उनका कहना है कि पारंपरिक बिजनेस स्कूल आपको एक बेहतरीन ई या एस बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कर्मचारी या विशेषज्ञ? हाँ, वो आपको एक कोई कंपनी में एक हाई पेइंग मैनेजर बनना सिखाते हैं, लेकिन उस कंपनी का मालिक बनना नहीं। इसीलिए वे नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ कंपनियों को असली बिजनेस स्कूल कहते हैं। असली बिजनेस स्कूल? क्योंकि उनका सबसे बड़ा उत्पाद शैम्पू या विटामिन नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा प्रणाली है। ये एक ऐसी शिक्षा है जो आपको क्लासरूम में नहीं मिलती। ये एक बड़ा दावा है। तो ये असली बिजनेस स्कूल कौन से ऐसे कौशल सिखाता है जो हार्वर्ड नहीं सिखाता? लेखक 3 सबसे महत्वपूर्ण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला और शायद सबसे डरावना कौशल है। क्या है? अस्वीकारती के डर पर काबू पाना। मतलब बेचना सीखना? बिल्कुल। लेखक ज़ेरॉक्स कंपनी में अपने शुरुआती दिनों का किस्सा बताते हैं। उन्हें सेल्समैन की नौकरी करने के लिए कहा गया, जबकि वो इसे नफरत करते थे। अच्छा। उनके अमीर डैडी ने कहा था, अगर तुम बेचना नहीं सीख सकते तो तुम कभी बिजनेस के मालिक नहीं बन सकते।
वहाँ उन्होंने सीखा कि सबसे ज्यादा कमाई वो नहीं कर रहा था जो सबसे स्मार्ट था, बल्कि वो कर रहा था जिसे सबसे ज्यादा बार ना सुनने की आदत थी। जिससे सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिलता था। हाँ, सफलता का सूत्र था अस्वीकृति, फिर उससे सीखना, फिर सुधार करना और फिर और ज्यादा अस्वीकृति का सामना करना। ये बात तो समझ में आती है। हम सभी को ना सुनने से डर लगता है। बहुत ज्यादा। तो सूजन के नजरिए से उन्हें लग रहा होगा कि एलन घर घर जाकर सामान बेच रहा है और लोग उसे मना कर रहे हैं, जो अपमानजनक लग सकता है। जी। लेकिन लेखक के अनुसार एलन असल में अपने सबसे बड़े डर का सामना करना सीख रहा है। बिल्कुल। दूसरा कौशल क्या है? दूसरा है नेतृत्व यानी लीडरशिप। बी क्वाड्रेंट में ये वैकल्पिक नहीं है, ये जरूरी है। और यहाँ लेखक मैनेजर और लीडर के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं, है ना? हाँ, मैनेजर अक्सर अपने से कम स्मार्ट लोगों को मैनेज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या करना है। लेकिन एक सच्चा लीडर, वो क्या करता है? वो अपने से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा अनुभवी लोगों को एक कॉमन मिशन के लिए प्रेरित करना जानता है। वो डर या लालच से नहीं, बल्कि एक विजन से लोगों को जोड़ता है। एक महान लीडर लोगों की आत्मा को छूता है। और ये किताबों से नहीं सीखा जा सकता। नहीं, ये लोगों के साथ काम करके ही आता है। और तीसरा कौशल? तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। EQ। हाँ, EQ। स्रोत बताते हैं कि वित्तीय दुनिया में सफलता के लिए EQ आपके IQ से 25 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। 25 गुना? जी। पैसा भावनाओं को भड़काता है, खासकर डर और लालच को। जब बाजार गिरता है तो लोग डर के मारे बेच देते हैं, जब ऊपर जाता है तो लालच में आके खरीद लेते हैं। सही है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना ही अपने पैसे को नियंत्रित करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल आपको लगातार इन भावनाओं का सामना करने पर मजबूर करता है। कैसे? जब कोई ग्राहक मना करता है, जब टीम का कोई सदस्य काम छोड़ देता है, ये सब आपके भावनात्मक संतुलन की परीक्षा लेता है। तो ये सिर्फ बिजनेस टैक्टिक्स सीखने के बारे में नहीं है। लेखक इसे जीवन बदलने वाली शिक्षा कहते हैं। हाँ, उनका कहना है कि ये शिक्षा 4 स्तरों पर काम करती है: मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक। ये पारंपरिक शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। कैसे? देखिए, पारंपरिक शिक्षा अक्सर गलतियां करने के डर पर आधारित होती है। स्कूल में अगर आप गलती करते हैं तो आपको खराब ग्रेड मिलते हैं, सजा मिलती है। हाँ, लाल पेन से गोला बना दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में हम सब जानते हैं कि इंसान गलतियां करके ही सीखता है। एक बच्चा चलना सीखते समय 100 बार गिरता है, पर वो हार नहीं मानता। सही बात है। लेखक कहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम आपको गिरने, उठने और फिर से प्रयास करने का एक सुरक्षित माहौल देता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें असल दुनिया के वित्तीय चुनौतियों के लिए कितना तैयार करती है? लेखक का तर्क है कि लगभग बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हम अकादमिक और पेशेवर कौशल पर सालों लगाते हैं, लेकिन वित्तीय साक्षरता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही वजह है कि बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, पैसे के मामले में संघर्ष करते हैं। वो पैसा कमाना तो जानते हैं, पर उसे मैनेज करना और बढ़ाना नहीं जानते। और ये बात सीधे तौर पर संपत्ति बनाने के विचार से जुड़ती है। जी। ई और एस क्वाड्रेंट के लोग मुख्य रूप से आई के लिए काम करते हैं। तनख्वाह या फीस, उनकी मेहनत का सीधा नतीजा पैसा होता है। हाँ। लेकिन बी और आई क्वाड्रेंट के लोग संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संपत्ति यानी वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, भले ही आप काम न कर रहे हो। जैसे किराए पर दिया गया घर या एक बिजनेस सिस्टम। बिल्कुल। और लेखक इसके लिए एक 4 चरणीय सूत्र बताते हैं। 4 चरणीय सूत्र? हाँ, जिसे कई अमीर लोगों ने अपनाया है। पहला कदम है एक बिजनेस बनाएं। इसमें लेखक के अनुसार लगभग 5 साल का समय और मेहनत लगती है। 5 साल? ठीक है। दूसरा कदम, हाँ, उस बिजनेस से होने वाले मुनाफे को वापस उसी बिजनेस में निवेश करें ताकि वो और तेजी से बढ़ सके। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं ना। हाँ। जैसे ही थोड़ा पैसा आता है वे एक नई कार या छुट्टी पर खर्च कर देते हैं। सही है। तीसरा कदम क्या है? जब बिजनेस काफी बड़ा हो जाए तो उससे होने वाली आय से दूसरी संपत्तियां खरीदें, जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक। अच्छा, तो अब आपका बिजनेस आपके लिए दूसरी संपत्तियां खरीद रहा है। एग्जैक्टली। और चौथा और अंतिम कदम, अपनी संपत्तियों से पैदा होने वाले कैश फ्लो से अपनी विलासिता की वस्तुएं खरीदें। अपनी तनख्वाह से नहीं, अपनी मेहनत की कमाई से नहीं। ये मानसिकता में एक जबरदस्त बदलाव है। मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए की स्पोर्ट्स कार खरीदनी है तो पहले 10 लाख रुपए की ऐसी संपत्ति बनाएं जो आपको हर महीने कार की EMI जितना कैश फ्लो दे। बिल्कुल। कार का खर्च
आपकी संपत्ति उठाएगी, आपकी नौकरी नहीं। जबकि ज्यादातर लोग इसके ठीक उल्टा करते हैं। सही कहा, वे पहले कार खरीदते हैं और फिर उसे चुकाने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है, खासकर सूजन और एलन के लिए? आज के स्रोतों से जो मुख्य विचार निकल कर आ रहे हैं वो ये हैं कि असली दौलत सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि नेटवर्क और सिस्टम बनाने से आती है। जी बिल्कुल। अपने वित्तीय जीवन को बदलने के लिए सिर्फ नौकरी बदलना काफी नहीं है, आपको अपनी मूल मानसिकता, अपने कोर वैल्यूज को बदलना होगा। और अंत में अस्वीकृति का सामना करने की हिम्मत, लोगों को प्रेरित करने की क्षमता और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण जैसे सीखे गए कौशल ही आपकी असली संपत्ति है। बिल्कुल, पैसा तो बस उस प्रक्रिया का एक नतीजा है। और एक अंतिम विचार जो शायद सबसे जरूरी है। क्या? ये स्रोत सपनों के आकार पर बहुत जोर देते हैं। लेखक का तर्क है कि बहुत से लोग गरीब इसलिए नहीं हैं कि वे कमा नहीं सकते, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बड़े सपने देखने ही छोड़ दिया है। हाँ, वो अपनी छोटी तनख्वाह और बढ़ते खर्चों के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि वो हर अच्छी चीज के लिए कहते हैं मैं इसे खरीद नहीं सकता। जबकि अमीर डैडी की सोच वाला व्यक्ति ये नहीं कहता। वो क्या पूछता है? वो पूछता है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये एक सवाल है जो आपके दिमाग को खोलता है और समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। तो सूजन के लिए ये सोचने वाली बात है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एलन आज कितना पैसा कमा रहा है। नहीं, लेखक के नजरिए से असली सवाल ये है, क्या ये यात्रा एलन को एक बड़ा सपना देखने और उसे हासिल करने के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं वो सीखने में मदद कर रही है? जी, क्योंकि उस यात्रा में वो जो इंसान बनेगा वो किसी भी तनख्वाह से कहीं ज्यादा कीमती हो सकता है। बिल्कुल। उस सपने को पूरा करने की यात्रा ही एक व्यक्ति को बदल देती है। पैसा, लेखक के शब्दों में, बस उस अविश्वसनीय व्यक्तिगत विकास का एक उपउत्पाद है। और यही वो अंतिम विचार है जिसके साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं। वो बताते हैं कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उनका स्कूल से कह सकते हैं मोह भंग हो गया था। 15 साल की उम्र में? हाँ, उन्हें इस बात से बड़ी चिढ़ होती थी कि स्कूल में सफलता के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है सिवाय पैसे के बारे में। ये तो है। उन्हें आज भी याद है कि कैसे वो बायोलॉजी क्लास में मेंढक का डिसेक्शन करते हुए सोचते थे कि ये मुझे अमीर बनने में कैसे मदद करेगा। हाँ, सवाल तो बहुत अच्छा है ना? ये एक बच्चे का सवाल लग सकता है, लेकिन ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये बहुत ही सटीक बात है। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें आइकन्स की पूजा करना सिखाती है, पर उनके पीछे का जो बिजनेस मॉडल है वो समझना नहीं सिखाती। मतलब? लेखक थॉमस एडिसन का एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। हाँ, महान आविष्कारक। बिल्कुल, लेकिन लेखक के अमीर डैडी बताते हैं कि एडिसन की असली प्रतिभा बल्ब नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या थी? उनकी असली प्रतिभा थी उस बल्ब के चारों ओर एक सिस्टम और नेटवर्क बनाना। सिस्टम और नेटवर्क? हाँ, सोचिए, उस समय और भी कई लोग थे जो बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे। शायद कुछ ने बना भी लिया हो, लेकिन एडिसन ने समझा कि एक बल्ब अपने आप में बेकार है अगर लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने का कोई नेटवर्क न हो। सही बात है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इलेक्ट्रिक कंपनियां, ट्रांसमिशन लाइनें, मीटरिंग सिस्टम, ये पूरा ढांचा खड़ा किया। मतलब दूसरे लोग एक बेहतर मोमबत्ती बनाने में लगे थे और एडिसन पूरे शहर को रोशन करने का खेल खेल रहे थे। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो मतलब असली उत्पाद बल्ब नहीं बल्कि बिजली का नेटवर्क था। एग्जैक्टली। और इसी से लेखक अपने मुख्य सिद्धांत पर आते हैं। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी नौकरी की तलाश करते हैं। ये सुनकर पहले तो लगता है कि ये लिंक्डइन कॉन्टैक्ट्स बनाने जैसी कोई बात है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है ना? हाँ, बहुत गहरी है। ये सिर्फ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स की बात नहीं है, ये उन लोगों के साथ जुड़ने के बारे में है जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो उन जगहों पर पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना